मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जो आपको गाइड से मिली है, आई एम श्योर। सेकेंड, आपको इंटरेस्ट आने लग जाए। अगर ये दोनों चीजें साथ में मिल गई तो आई थिंक ये तो वो वाली बात है कि एक हाथ में गुलाब जामुन है और दूसरे हाथ में आइसक्रीम है। मतलब दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. And today I have a very, very special guest. She is Miss Priya Singh, and she has qualified her JRF in Management. She hails from Motihari, Bihar, and आज हम इनसे बात करने वाले हैं और इनकी सक्सेस जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट कि साथ साथ मास्टर्स करते हुए, पढ़ाई करते हुए कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आज जो भी अपनी सक्सेस जर्नी हमसे शेयर करने वाली है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। So first of all, heartiest congratulations, Priya, and thank you for joining us on the channel. Thank you so much, sir. Priya, अपने बारे में कुछ बताइए about your educational qualification. What are you doing currently and everything? Yes, sir. Actually, I am Priya, and I did my MBA from Mahatma Gandhi Central University in 2020. That university is in Bihar, Motihari. The place is Motihari, and that is in Bihar. And after my MBA in 2020, I just appeared for PhD entrance examination of my own university where I did my MBA, and I topped my PhD entrance also. Then after that, I enrolled myself in PhD, but at that time I was not even cleared UGC NET. So one day I was scrolling with your videos. I got your channel, and then I enrolled myself there. And now I've cleared. This time I've cleared UGC NET JRF. And during my PhD, I was also preparing, as I said. So during my PhD, I have cleared this UGC NET JRF. फैंटास्टिक। तो आई थिंक कमेंडेबल जॉब है, क्योंकि जैसे मैं कहता नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि सर पीएचडी में एडमिशन ले लिया, क्या अब मेहनत हो पाएगी? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे थे बट बीच में उनका पीएचडी में हो गया, दे गॉट एडमिटेड इनटू पीएचडी, और अब उनके दिमाग में सवाल होता है कि सर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, टाइम नहीं मिल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आपके एग्जाम्पल से लोगों को दो चीजों की क्लैरिटी आएगी। पहली, कि आप पीएचडी करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि जो लोग कहते हैं ना कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको जील है, यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट इट, यू आर डेडिकेटेड कि नहीं मुझे तो जेआरएफ क्रैक करना है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप बाद में जॉब मार्केट में जाएंगे, यू विल बी फेसिंग कॉम्पिटिशन विद दोज स्टूडेंट्स या दोज आपके जो बैचमेट्स होंगे जिनका जेआरएफ भी होगा और वो पीएचडी भी करके आ चुके होंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एटलीस्ट स्टैंड एट पार विद दो स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छा किया आपने प्रिया, जो आपने मेहनत करी एंड आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू सर। सर एक्चुअली क्या होता है, वो आप जैसे बोल रहे थे एट पार होने के लिए, तो हमारे से एपीआई होता है, उसमें जेआरएफ वालों को 7 मार्क्स रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इवन मतलब जैसे मैं एमबीए में थी, तो मैं एमबीए हमेशा मैंने अपना जो सेमेस्टर रहा है मैंने उसको हमेशा टॉप किया है। एट दैन मैंने एमबीए टॉप किया था, लेकिन इवन आफ्टर दैट आई वाज नॉट इवन एबल टू क्लियर नेट एग्जामिनेशन इन माय लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई ऑप्टेड फॉर दैट, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। देन आई वाज गॉट फ्रस्ट्रेटेड। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पीएचडी करूंगी, तो पीएचडी में मैंने एंट्रेंस दिया, आई टॉप दैट टू। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी ऑब्वियसली मैंने सब कुछ पढ़ा तो जरूर था, बट क्या होती है ना कि कंसेप्ट जो है, मैंने कीवर्ड्स पे वर्क नहीं किया था। सही बात ये है कि मैंने कीवर्ड्स पे वर्क नहीं किया था। तो ऑब्वियसली पीएचडी के टाइम में काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, बट फिर भी मैंने आपके कोर्स से ये चीज सीखी कि हाँ, कीवर्ड्स पे कैसे वर्क करते हैं। तो सीरियसली दैट वर्क फॉर मी, और आई क्लियर दिस टाइम। नहीं मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस चीज को हाईलाइट कर रही हैं, बिकॉज सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती हैं, लाइक यू मेंशन दैट यू आर द टॉपर, बट क्या होता है कि अब एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो अंटिल यू आर बीइंग गाइडेड प्रॉपर्ली, जैसे आपको गाइडेंस मिली, यू इनरोल फॉर द कोर्स एंड आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने कीवर्ड्स मिस कर दिए, अगली बार आपने कीवर्ड्स मिस नहीं किए एंड नाउ द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो गलतियों से सीखें। कई बार क्या होता है कि अगर स्टूडेंट का एग्जाम नहीं क्लियर होता, वो मानने को ही नहीं तैयार होते कि यार हमारा एग्जाम कैसे नहीं क्लियर हुआ, या दे डू नॉट एनालाइज कि यार कहाँ मिस्टेक्स करी हमने। सो आई थिंक आपने वो बहुत अच्छे से किया है। मेरा तो काम है बताना एज अ मेंटर, बट आपने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि नहीं मेरे कीवर्ड्स मिस हो गए थे
and now we are here sitting in front of you and you have qualified your GRF. So beautiful work, Priya, and heartiest congratulations once again. थैंक यू सर। प्रिया, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलते हैं, पीछे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि कब आपको ये रियलाइज हुआ कि आई वांट टू गेट इनटू टीचिंग या फिर मुझे लेक्चरर बनना है, और आपने एग्जैक्टली अपनी तैयारी कब शुरू करी? Sir, during my MBA, I was totally focused to join corporate, but जब भी पैंडेमिक आया हमारे यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट्स हुए थे बहुत लोगों का, और उनके रिक्रूटमेंट को फ्रीज कर दिया गया। देन कुछ लोग काम कर रहे थे, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हुआ था, बट वी डोंट वांट टू ज्वाइन जस्ट बिकॉज लोगों को देख के फिर बाहर जाना, बहुत पैंडेमिक में बहुत इश्यूज हो रहे थे। देन आई रियलाइज कि मतलब हमारे लिए सबसे सेफ, सबसे अच्छा टीचिंग है। और मेरे जो ब्रदर है, माय एल्डर ब्रदर, वो हमेशा मोटिवेट करते थे टीचिंग की ओर ऑल द टाइम, तो मुझे वो भी लगा। फिर अभी जैसे पीएचडी में आने के बाद मुझे इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा रियलाइज होती है कि अब मुझे वो एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है जब भी मैं क्लास लेती हूँ एमबीए वालों का। तो क्लास लेने के टाइम में जो उनसे इंटरेक्शन होती है, फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, ये टीचिंग ही सबसे परफेक्ट जॉब है। मतलब आप कुछ दे रहे हैं किसी को, कहीं ना कहीं आप अंदर से खुद से मतलब सेटिस्फाई, जैसे मैकलेंड की थियरी होती है, नीड अचीवमेंट थियरी, वो मेरे लिए मुझे वो सेटिस्फाई करती है पूरी तरह से। हाँ, तो ये अब जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको ये चीज समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि कंसेप्ट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं होता। अब आपने कितनी ब्यूटीफुली एग्जांपल देके मैकलेंड की थ्योरी से रिलेट कर लिया। यही एक टीचर की खास बात है कि दैट ही स्टार्ट्स एसिमिलेटिंग ऑल दोस कांसेप्ट्स इनटू हिज पर्सनालिटी। वो अपनी पर्सनालिटी में ढालने लगते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोना टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल टीचर प्रिया। यस सर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। यस या ऑफ कोर्स। प्रिया, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने एक तो कोर्स में इनरोल किया था, सो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स जो आपको लगे जिन्हें सबसे ज्यादा की रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू हेल्प यू क्वालिफाई द एग्जाम। पेपर 1 के कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे और पेपर 2 के कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे आपको सबसे ज्यादा हेल्प हुई? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कहते हैं कि सर आपके लाइव सेशंस के बाउंसर्स बहुत हेल्पफुल थे, तो आपको कौन सा सेगमेंट लगता है जहां पे आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली या फिर एडिशनल लर्निंग? सर सबसे बेस्ट था कि मटेरियल में, मुझे मटेरियल तो बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है, बट उसके अलावा मुझे क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए थे, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, दैट सेक्शन रियली हेल्प मी अ लॉट। जब आप क्या होता है, आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आप उसके क्वेश्चंस को अगर नहीं लगाते हैं तो वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। इवन आप जानते रहते हैं सारे कंसेप्ट, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये लगा कि पहले आप इजी वाले सेक्शन करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं आई कैन डू इट। यस सर। देन यू गो फॉर डिफिकल्ट, थोड़ी हिम्मत हो जाती है कि अब डिफिकल्ट में थोड़ा मीडियम वाला भी मैं कर सकती हूँ। देन अब मीडियम आप करते हैं, फिर आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस आती है, देन यू गो फॉर डिफिकल्ट एंड देयर सर्टेन रीजन, मतलब लास्ट में आप एक सर्टेन रीजन के लिए जाओ। तो ये है कि एक जो स्टेप है, सॉरी, वो जो एक स्टेप है, वो स्टेप प्रॉपरली फॉलो होके जाते हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है। वो मुझे बहुत हेल्प किया कि प्रॉपर वे में जाना, सीक्वेंस वाइज। देन आफ्टर उसके फिर मैंने पहले क्वेश्चंस पे वर्क किया, फिर उसके बाद मैं मॉक लगाती थी। तो मॉक भी मैं एक दिन एक लगा के मैं 10 दिन उसको एनालाइज करती थी। एक मॉक को मैं 10 दिन के लिए रिजर्व कर देती थी कि मुझे 10 दिन इस पे पूरा वर्क करना है। तो क्या क्वेश्चंस गलत हुए तो उसके सारे कंसेप्ट्स मैं निकालती थी, और ब्यूटीफुली उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, बट फिर मैं अपने एंड से भी पूरा वर्क करती थी उस पे। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प। आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज आपने कही प्रिया कि सिस्टमैटिक चलना बहुत जरूरी है। देखिए ये सारी चीजें जब क्या होता है ना, जब ये चीजें मैं बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि हमने बुक के अंदर जो हमारी 1500+ MCQ बुक है, चाहे वो पेपर 1 की हो या फिर पेपर 2 की हो, दोनों के अंदर ही हमने जब ये कैटेगराइजेशन किया था इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तो इसी ऑब्जेक्टिव से किया था कि स्टूडेंट एक प्रोग्रेसिव लर्निंग की तरफ मूव करेगा। अगर आप एकदम से डिफिकल्ट की तरफ मूव करेंगे, आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, यू विल लूज आउट योर कॉन्फिडेंस, आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं होगी। सो वही ऑब्जेक्टिव था। और दूसरी चीज क्या है कि आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ मॉक टेस्ट को लगाना नहीं है, उनको एनालाइज करना। बिकॉज जब तक आप यही नहीं देख पाएंगे, जब तक ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव इट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं सर हमने 5000 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने 5000 क्वेश्चन लगा भी लिए बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उसमें मेरा स्टैटिस्टिक्स वीक है, या मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक है, या मेरा अकाउंटेंसी वीक है, हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव इट। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया प्रिया आपने कि अगर आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसको थॉरली, कितना भी टाइम लगे, चाहे 5 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।
प्रिया, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ ही मैं कहूंगा कि उनके दिमाग में है कि यार सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपका क्या टेक है? अब तो आपने एक अटेम्प्ट किया, दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, इतने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया जीआरएफ, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? सर अब वो एक तरह का मिथ ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। बिकॉज इस बार का मुझे लगता है कि सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट सेशन जो एग्जाम था वो था मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मैं काफी बिल्कुल बाउंस लेंदी करता हूँ सेक्शन उसको। था। तो यस सर, और वो असर्शन रीजन टाइप से थे। तो अगर आप पूरे क्लैरिटी के साथ अगर नहीं करते हैं तो आप वो पास्ट ईयर्स से नहीं आएंगे। पास्ट ईयर्स में आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं उनके अंदर। बट आप वो अगर कंसेप्ट आप क्लियरली समझते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि वो एक क्वेश्चन के अंदर नहीं भी हो तो लाइक 10-12 कंसेप्ट घुसा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से लेके, तो वो लोग एकदम से प्रैक्टिकली उसको दे के रखे थे। तो अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सारे कंसेप्ट जो जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल होते हैं वो सारे अगर आप क्लियरली आप जानते हैं तो आप नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को। तो आपको क्लियरली होना चाहिए, वो आपके कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन लगा पाएंगे। वो पास्ट ईयर से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर बार जब एनटीए नए क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो चीजों को और चैलेंजिंग बनाता जा रहा है और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाता जा रहा है। तो अगर आपने पास्ट ईयर लगा भी लिए, कोई जरूरी नहीं है ना कि उसी लाइंस पे दोबारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, इट्स गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। परफेक्ट। प्रिया, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाहे आप टॉपर थे, आई एम वेरी श्योर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, बट हर स्टूडेंट को कोई ना कोई टॉपिक चैलेंजिंग जरूर लगता है, मुझे भी लगता है इनफैक्ट बीइंग अ स्टूडेंट। तो आपका क्या पेन पॉइंट था, क्या टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता था और आपने उसको कैसे टैकल किया? सर जो भी थियोरेटिकल होते, जैसे फिनांस सेक्शन में बहुत अच्छा था, तो फिनांस के क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे से लगा सकती थी। तो जो प्रैक्टिकल थे, न्यूमेरिकल्स वाले थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, जैसे आईबी था तो पूरे पूरे थियोरी, उसकी थियोरीज आती थी, तो वो सारे सेक्शंस थे। और वो उसमें भी ऑब्वियसली कंसेप्ट क्लियर करनी बहुत जरूरी है, उसमें कीवर्ड्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है, लाइक मर्केंटिलिज्म है, तो वो चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और थोड़े से वो जो थियोरेटिकल चीजें जो मतलब याद करने टाइप से है, वो चीजें मुझे याद करने वाली होगी। हाँ, वो चीजें मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी। और थोड़े से मुझे इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल के बाद भी मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी। तो ये सब्जेक्ट फिर आपने इसको कैसे टैकल किया प्रिया? मतलब आपने प्रैक्टिस ज्यादा करी, आपने रिवीजन ज्यादा किया, कुछ तो किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए। यस सर, मैं क्या करती थी, लाइक लास्ट के 2 मंथ्स मैंने डेडिकेट कर दिए थे कि मुझे नेट के लिए ही करना है। तो मैंने टारगेट बना लिया था कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कितने कितने टाइम देना है। तो मैंने पहले जितने भी लाइक मेरा प्रैक्टिकल सेक्शन जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे सेक्शन बहुत अच्छे थे, तो मैंने उनको जल्दी जल्दी से निपटा लिया था, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो वो मैं क्वेश्चन कर सकती थी। जो जिसमें जिसमें मुझे लगता था कि ये सेक्शन मुझे बहुत टायरिंग, हाँ, या फिर उसमें मुझे टाइम लग सकता है, या फिर मुझे रिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो लाइक इकोनॉमिक्स को तो मैंने रख लिया था कि लास्ट के मैं 2 दिन इसको प्रॉपरली रिवीजन करूंगी, मतलब 2 दिन को प्रॉपरली पूरे पेज को पलट लूंगी। और मैं क्या करती थी, आपके नोट्स के साथ जो वीडियो होता था, वीडियो के बाद मैं ना अपना खुद का नोट्स बनाती थी। जैसे एक यूनिट है उसको मैंने एक मतलब 10-12 पॉइंट्स में मैं उसको वो कंसाइज कर लेती थी, ताकि लास्ट में मुझे फिर उसको वो नहीं करना पड़े, वापस वीडियो नहीं देखना पड़े। तो उससे क्या होता था कि टाइम बहुत सेव हो गया था लास्ट टाइम में, पहले ही मैंने बना के रखा हुआ था, तो वो अब बार बार देखने से वो रिकैप हो जाता था। तो उसके बाद फिर आप एक बार जैसे पूरी यूनिट कर लिए, फिर एक बार क्वेश्चंस लगा लिया, तो उससे पूरे क्लियर हो जाते थे चीजें। तो बेसिकली अगर मैं आपके पूरे चैलेंजेस को सम अप करूं कि आपने उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया, आपने समरी नोट्स बनाए, आपने रिवीजन किया और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस लगा दिए। तो बेसिकली इस तरीके से 3 स्टेज प्रोसेस हम कह सकते हैं कि 3 स्टेज प्रोसेस में जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, आपने उसको क्लैरिफाई करके उसको अच्छे से समझ लिया। मैं बेसिकली क्या करती, 3 स्टेज में सेकंड वाले स्टेज पे मैं ज्यादा फोकस करती थी, मतलब रिवीजन मैंने ज्यादा किया, फिर उसके बाद रिवीजन जब एंड होने के बाद मैंने क्वेश्चंस उसके साथ ही लगा दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो भी कंसेप्ट अभी जस्ट मेरे माइंड में था वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया। एक रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि जो चीज अभी आपने पढ़ी है वो दोबारा से आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली क्वेश्चंस के। यस सर। फैंटास्टिक। प्रिया, अब मैं पीएचडी के बारे में तो नहीं पूछूंगा बिकॉज आपने पहले ही बता दिया है कि आप ऑलरेडी पीएचडी कर रही हैं। सो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने
पीएचडी का टॉपिक कैसे चुना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होता है। तो थोड़ा सा ब्रीफ अपने टॉपिक के बारे में, क्या टॉपिक है, मतलब बहुत ब्रीफली, ज्यादा डिटेल नहीं पूछूंगा मैं। हाँ, और थोड़ा सा आपने तैयार कैसे किया उसके लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो स्टिल अभी टॉपिक जो है वो आरएसी हमारी नहीं हुई है, तो फाइनलाइज तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट एक एरिया फाइनलाइज है। तो हमारे यहाँ आरएसी का प्रोविजन है, तो उसके बाद ही टॉपिक फाइनलाइज होता है। तो पहले मेरा इंटरेस्ट एरिया म्यूचुअल फंड के अंदर था। फिर मेरी जो गाइड हैं डॉक्टर स्वाति मैम, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस एरिया पे करके देखो। फिर मैंने देखा तो हाँ, उस पर बहुत सारे जैसे पॉलिसीज, ग्रीन फाइनेंस को लेके बहुत इश्यूज हैं, टेक्निकलिटी में बहुत इश्यूज हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सारे रियल इश्यूज हैं जो कि सच में इसको टैकल करना जरूरी है। तो इसलिए फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसमें ही करूंगी। फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, जो आपको गाइड से मिली है, आई एम श्योर। सेकेंड, आपको इंटरेस्ट आने लग जाए। अगर ये दोनों चीजें साथ में मिल गई तो आई थिंक ये तो वो वाली बात है कि एक हाथ में गुलाब जामुन है और दूसरे हाथ में आइसक्रीम है, मतलब दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एंड आई विश यू ऑल द लक प्रिया जी। प्रिया, तो इससे पहले कि आप जाएं, हम आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि अब आपने एमबीए भी टॉप किया है, आपने अपना कोर्स वर्क भी टॉप किया है, आप पीएचडी भी परस्यू कर रहे हैं और जेआरएफ भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो जून 2022 में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं? थ्री एस्पेक्ट्स में बोलना चाहूंगी। सबसे पहले सिंसियर, पंक्चुअल और रेगुलर, और डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन आफ्टर रिवाइजिंग योर कोर्स। जो भी है, आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर एक बार पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चंस को, और एनालाइज जरूर करें कि आपकी कमी कहाँ है। आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया प्रिया, बिकॉज अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पुराना पढ़ा हुआ हम भूल जाएंगे, और अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार नहीं पाएंगे। सो आई थिंक बहुत अच्छे से प्रिया आपने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी सक्सेस जर्नी। एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन वंस अगेन प्रिया, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस चैनल एंड शेयरिंग योर वंडरफुल जर्नी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन एंड आई विश यू all the best for your PhD journey ahead. Thank you so much, sir. So it's nice to talking to you. Like it's live. This and I. Same here, Priya. Thank you so much. Take care. Thank you, sir. Bye bye.